हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पावर शेयरिंग का आपका 10th क्लास का टॉपिक। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग और पावर शेयरिंग को यूज करके कैसे हम एक आइडल सोसाइटी बना सकते हैं। कैसे पावर शेयरिंग की हेल्प से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो पहले तो देखेंगे पावर शेयरिंग होता क्या है। Power sharing means distribution of power among different organs, levels and group in society. किसी भी सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर को शेयर करने को ही हम पावर शेयरिंग कहते हैं, ताकि पावर का बैलेंस बना रहे और कुछ लोगों के हाथ में पावर सिमट कर ना रह जाए, डिक्टेटरशिप ना हो सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करा जा सके। यानी कि झगड़े और बहस वगैरह जो भी ग्रुप्स के बीच में अगर टेंशंस हैं, तो उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पावर शेयरिंग इंश्योर कर सकते हैं स्टेबिलिटी को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती है पावर शेयरिंग। ठीक है। एंड प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग ग्रुप के लोगों को पावर शेयरिंग से हम अलग अलग ग्रुप के लोगों को साथ ला सकते हैं। उन सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देके हम एक आइडल सोसाइटी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो पावर शेयरिंग से हम कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं स्टेबिलिटी एंड प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक डेमोक्रेसी को रन करने के लिए भी पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर शेयरिंग की वजह से ही हम एक अच्छी डेमोक्रेसी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक में सबसे पहली स्टोरी है बेल्जियम की। बेल्जियम एक कंट्री जो कि यूरोप में है, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये यूरोप में है। बेल्जियम में क्या होता है कि बेल्जियम में जो पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग जो थे वो मेजोरिटी में थे। फ्लेमिश वाली रीजन में ये है, फ्लेमिश वाला रीजन नॉर्थ में डच स्पीकिंग जो थे मेजोरिटी में थे, एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो थे साउथ में इस वाले रीजन में ये माइनॉरिटी में थे। 1% जर्मन स्पीकिंग थे यहाँ पे, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में ये ब्लू वाले रीजन में थे। ठीक है। ये है ये है बेटा यहाँ की कैपिटल ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ब्रुसेल्स में क्या है, 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जो कि पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थे, वो ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में थे। और जो कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी में थे, यानी डच स्पीकिंग लोग, वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे। प्रॉब्लम क्या होती है, इन दोनों ग्रुप के बीच में टेंशन राइज होने लगती है, फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग के बीच में। अब टेंशन क्या थी, देखते हैं। देखो, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी वाज़न्ट रिच एंड पावरफुल, इकोनॉमिकली भी स्टेबल थे, सारे रिसोर्सेज थे। जो माइनॉरिटी में थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग से माइनॉरिटी में जो थे, ये रिच एंड पावरफुल थे। एंड जो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, वो उनको डिस्क्रिमिनेटेड, मार्जिनलाइज फील होता था, क्योंकि इनका जो एजुकेशनल और जो इनको इकोनॉमिक राइट्स जो इनको मिले, वो बहुत बाद में मिले। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, वो डच स्पीकिंग को सप्रेस करते थे। यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो थी यहाँ पे ब्रुसेल्स में, या सॉरी बेल्जियम में, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करती थी। अब यही यहाँ पे टेंशन का कारण बना और यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन जो यहाँ की बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी, उसने बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी कंट्री को में पावर शेयरिंग को लाए। कुछ ऐसे इन्होंने मॉडल बनाए पावर शेयरिंग के, कि इनका ये जो सिविल वॉर जो शुरू हुआ था, ये ओवरकम किया इन लोगों ने। और एक इफेक्टिव तरीके से इन्होंने सारी सोसाइटी के अपने सारे सेक्शंस को बना के रखा। सॉल्यूशन क्या क्या थे पावर शेयरिंग के, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या क्या सॉल्यूशंस लेके आए, मॉडल क्या पावर शेयरिंग का बनाया इन्होंने, देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ लैंग्वेज ग्रुप इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेल्जियम की, वहां पे दोनों कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को लिया गया। यानी कि अगर 5 मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी से लिए गए, फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम्युनिटी से लिए गए, तो 5 मिनिस्टर डच स्पीकिंग कम्युनिटी से भी लिए गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों ग्रुप को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों ग्रुप के लिए गए, और दोनों ग्रुप को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला। सेकंड, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ईच कम्युनिटी गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी यहाँ पे एक तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई।
ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तो था, पर ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से इन्होंने अपने कंट्री में इस चीज़ को ओवरकम किया और ये मॉडल था सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई हर कम्युनिटी के लिए फॉर ईच कम्युनिटी एंड इन्होंने कल्चरल लैंग्वेज एंड एजुकेशन के लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई और यहाँ की जो कैपिटल थी ब्रूसेल्स उसकी भी अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स भी दी गई ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स भी दी गई जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इफेक्टिव तरीके से अपना फंक्शन कर सके और उसको अपना रिप्रेजेंट खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके वो। तो ये चार हाँ, हमारे पॉइंट्स थे जो क्या-क्या मॉडल थे ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बनाई गई। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर थे, दोनों कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए गए, सेपरेट गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाई गई और जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको कुछ ऐसी पावर्स भी दी गई जो सेंट्रल की थी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं था। सर्टेन लॉज हाँ, कुछ ऐसे लॉज भी बनाए गए जिसमें दोनों ग्रुप से मेजॉरिटी सपोर्ट होना जरूरी था। इसका मतलब ये है कि कोई एक ग्रुप यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकता है या कोई एक ग्रुप यूनिलेटरली लॉ को पास नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे लॉज बनाए गए जिसमें दोनों ग्रुप से इक्वल मेजॉरिटी सपोर्ट कंपल्सरी था। तो ये था और इस तरीके से ये सारे मॉडल को फॉलो करके जो बेल्जियम था यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने सिविल वॉर को अवॉइड किया, मेंटेन किया पीस एंड हार्मनी को। तो ये सारे हमने देखे। अब इसी के अपोजिट में अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। चैप्टर में सेकंड स्टोरी है श्रीलंका की। तो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ की। ये लगभग हमारे हरियाणा जितनी स्टेट की है, ठीक है? तो श्रीलंका में क्या होता है 74% सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे, वो मेजॉरिटी में थे एंड 18% तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे। अब 2 तरह के यहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग थे। एक श्रीलंकन तमिल्स थे जो ऑलरेडी वहाँ के नेटिव थे एंड इंडियन तमिल्स थे जो कि माइग्रेट हुए थे, जिनके एंसेस्टर्स माइग्रेट हुए थे और जो टी वर्कर्स थे। अब यहाँ पे 1956 में एक पॉलिसी आती है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है और प्रेफरेंस दी जाएगी और ये इस पॉलिसी में था कि प्रेफरेंस दी जाएगी सिन्हाला स्पीकर्स को इन जॉब एंड एजुकेशन। इसका मतलब है कि अगर 2 लोग हैं, एक तमिल स्पीकर है, एक सिन्हाला स्पीकर है, दोनों को जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है उनका। अगर 2 लोग हैं जो एक तमिल स्पीकर है, एक सिन्हाला स्पीकर है और दोनों किसी जॉब में सिलेक्ट हुए हैं, दोनों के सेम नंबर है, तो उनको जो सिलेक्शन होगा वो सिन्हाला स्पीकिंग वाले को दिया जाएगा प्रेफरेंस। ठीक है? एक तो ये था सिन्हाला को बना दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा था कि प्रेफरेंस दी गई सिन्हाला स्पीकर्स को इन जॉब्स एंड एजुकेशन। एंड अब इसके रिजल्ट क्या-क्या हुए? इसके रिजल्ट तमिल फेल्ट इग्नोर। अपने ही देश में तमिल जो स्पीकिंग लोग थे उनको यानी जो माइनॉरिटी में थे उनको इग्नोर फील होने लगा। और अब यहाँ पे शुरू होती है इनकी सिविल वॉर। यहाँ पे टेंशन्स राइज होने लगी दोनों ग्रुप्स के बीच में, सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग के बीच में। एंड उनको अपने ही देश में डिस्क्रिमिनेशन फील होने लगा और उन्होंने डिमांड शुरू करी एक सेपरेट स्टेट की जो कि था तमिल एलम। ठीक है, तमिल एलम की डिमांड शुरू करी। सिविल वॉर शुरू हो गए एंड सिविल वॉर की वजह से क्या-क्या हुए लाइव्स का लॉस हुआ, इकोनॉमिक डैमेज हुआ, कई सालों तक सिविल वॉर ये चलती रही। हम लोग जानते भी हैं कि इंडिया से भी पीस कीपिंग फोर्सेस गई, ठीक है? तो खैर उसका कोई वो नहीं हुआ कि अब ये हमने देख लिया। ये अब यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका और बेल्जियम को यहाँ पे थोड़ा-सा कंपेयर करते हैं। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया? बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इफेक्टिव तरीके ढूँढे, मॉडल्स बनाए पावर शेयरिंग के ताकि अपने देश में वो पीस और हार्मनी को मेंटेन कर सके। पावर शेयरिंग को अच्छे से उन्होंने समझा और इम्प्लीमेंट भी किया अपनी कंट्री में। लेकिन यहाँ पे क्या किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया? श्रीलंका में ये पॉलिसी लाई गई। ठीक है, ये पॉलिसी लाई गई कि 2 माइनॉरिटी मेजॉरिटी ग्रुप हैं, उनके बीच में एक को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। प्रेफ़रेंस दी गई जॉब्स एंड एजुकेशन में सिन्हाला कम्युनिटी को, बुद्धिज़्म को स्पेशल स्टेटस दिया गया। और अब तमिलियंस को लगा, तमिल स्पीकिंग जो लोग थे उनको लगा
कि ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उन्होंने डिमांड करी कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए एंड उनको सेपरेट स्टेट की डिमांड करी उन्होंने तमिल अलग। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट भी वो फेल हुई पावर शेयरिंग को एक इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने में अपनी कंट्री में, और उसका रीजन यही हुआ कि कई सालों तक श्रीलंका में सिविल वॉर चलता रहा। तो अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पावर शेयरिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब हमने बात करी। ये सब हमने इन दोनों स्टोरी से देखा कि पावर शेयरिंग अगर सही तरीके से ना हो, तो देश में क्या से क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, अलग-अलग ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँगे, ठीक है? एक एक ग्रुप को लगेगा कि मेरे साथ ये अनजस्टिस हो रहा है और दूसरा दूसरा ग्रुप उसके ऊपर उसको सप्रेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें यानी कि पूरा एक कंट्री को बनाए रखना, एक कंट्री में सब कुछ इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट को रन करने के लिए पावर शेयरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी भी है। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पोर्टेंट? 2 रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? कि पावर शेयरिंग रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, तो कोई एक उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा और सब अपने ओपिनियंस दे पाएँगे, सब अपने व्यूज़ रख पाएँगे और उसमें से जो बेस्ट होगा, उसको हम एक्सरसाइज़ कर पाएँगे। तो प्रूडेंशियल रीजन में क्या है कि पावर शेयरिंग रिड्यूस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी पावर शेयरिंग इंश्योर करता है कि अगर कुछ एक गवर्नमेंट ने मतलब कि एक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है, वरना फिर डिक्टेटरशिप का खतरा बन जाएगा अगर कुछ ही हाथों में पावर को कंसंट्रेट हो जाएगी पावर तो, ठीक है? अवॉइड मेजॉरिटी डोमिनेशन ओवर माइनॉरिटी। पावर शेयरिंग एक कंट्री में जो मेजॉरिटी है और जो माइनॉरिटी है, उन सबके राइट को बनाए रखना, उन सबको एक साथ जोड़ के रखने के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। क्योंकि पावर शेयरिंग मेजॉरिटी डोमिनेशन को अवॉइड करता है ओवर माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज़ के पास भी कुछ राइट्स होंगे, मेजॉरिटी के पास भी कुछ राइट्स होंगे, माइनॉरिटी को भी पावर्स होंगी, मेजॉरिटी को भी पावर्स होंगी, तो डोमिनेशन का खतरा नहीं होगा। मोरल रीजंस क्या है? मोरल रीजंस मोरल रीजंस है पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी को इफेक्टिव तरीके से रन करने के लिए पावर शेयरिंग इज एसेंशियल। ऑल सिटीजंस हैव पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पहला ये है मोरल रीजन। ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। ठीक है, ऑल सिटीजंस हैव राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। पावर शेयरिंग फंडामेंटल राइट्स को भी बनाए रखने में हेल्प करता है। इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी को बनाए रखने में पावर शेयरिंग का बहुत बड़ा योगदान। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। इसमें सेम लेवल पे लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेम लेवल पे इस सिस्टम को कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सेम लेवल पे गवर्नमेंट के तीनों ये जो बॉडीज हैं, ये सेम लेवल पे होती हैं, इसीलिए हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं इसको। सेम लेवल पे गवर्नमेंट की तीनों बॉडीज होती हैं जो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके रखती हैं ताकि पावर का मिसयूज ना हो सके। कोई कुछ गलत हो रहा है कहीं पे तो उसको चेक किया जा सके, और इन सबके पास पावर अपनी-अपनी होती है। ठीक है, किसी एक के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, सबके पास बराबर पावर होती है यहाँ पे। यहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? सबसे पहले होती है सेंट्रल, फिर होती है स्टेट, फिर होती है लोकल लेवल, फिर होते हैं लोकल लेवल्स। ठीक है, सेंट्रल लेवल की कुछ पावर्स स्टेट को दी जाती हैं, स्टेट की कुछ पावर्स लोकल लोकल गवर्नमेंट को भी दी जाती हैं, इसीलिए वर्टिकल पावर शेयरिंग यहाँ पे कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। सेंट्रल की कुछ पावर्स स्टेट को होती हैं, स्टेट की कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को भी दी जाती हैं। इसके अलावा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को शेयर किया जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पॉलिटिकल ग्रुप्स में पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं कि एक अच्छे तरीके से वो डिसीजंस को लें, अच्छे पॉलिसीज बनाएं, पॉलिसीज को चेक करने का काम करते हैं गवर्नमेंट की। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रेशर ग्रुप्स का भी अगर, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। फिर सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है, पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग गवर्नमेंट की तीनों डिफरेंट बॉडीज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में
सेम लेवल पे पावर शेयरिंग होती है और इसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो हमने इस चैप्टर में देखा, ये चैप्टर इतना ही था, तो हमने इस चैप्टर में देखा कि क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, कैसे पावर शेयरिंग, हमने 2 कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा कि और हमने देखा कि एक बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयरिंग को इफेक्टिव तरीके से उन्होंने एक मॉडल बनाया, इफेक्टिव तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया अपनी कंट्री में, तो उनकी कंट्री में वापस से पीस एंड हार्मनी आई। लेकिन श्रीलंका बिल्कुल अपोज़िट, श्रीलंका में वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो गई पावर शेयरिंग को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने में, तो श्रीलंका में सिविल वॉर्स कई सालों तक चलते रहे और उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई। बस यही था।